In this video, we'll try to cover maximum detail of AU Small Finance, but first we'll cover Q1 data. यहाँ से हमें कई सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। किसी भी बैंक की बात करें या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, इनकी एनालिसिस उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम किसी भी नॉर्मल शेयर की कर देते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें बैंकिंग की जो इनकम आती है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में आती है, तो वो किस तरह से ग्रो हो रहे हैं और किस तरह से NPS बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, सही है, कई सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। लेट्स फोकस ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम। वाई बेसिस पे 40% की जंप हमें उसमें दिखाई पड़ रही है, इससे आप अच्छा कह सकते हो। नेक्स्ट फोकस करें नेट प्रॉफिट के ऊपर। अगेन वाई बेसिस पे यहाँ पर अगर हम बात करें 1.19% ही इसमें हमें जंप दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा जंप हमें एज ऑफ नाउ दिखाई नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर 1.27% जंप हुआ है अगेन एक साल के अंदर। यहाँ पर भी चीज़ें उस तरह से बढ़ी हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो हम जानते हैं बैंकिंग सेक्टर कई जो बहुत बड़े प्रेशर में रहा आफ्टर कोविड के बाद, ये हम सारी चीज़ें जानते हैं। साथ ही हम ये भी जानते हैं कई सारे बैंक अभी भी बात करें नेगेटिव में रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं या फिर उनकी चीज़ें उस तरह से रिकवर नहीं है। ये सब होने के बाद भी कंपनी ने अभी जो नंबर पोस्ट किए वो एक साल में पॉजिटिव पोस्ट है, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। इसके बाद फोकस करें इसके EPS के ऊपर, जो था लास्ट की बात करें लास्ट ईयर जून में 6.58, अभी हो चुका है 6.50। वहाँ पर भी हमें एक डिप दिखाई पड़ रही है। बाकी आफ्टर कोविड के बाद कितनी रिकवरी हुई है आपके सामने, सितंबर से लेकर जून का डेटा आपके सामने। हम फोकस करते हैं 3 चीज़ों के ऊपर। सबसे पहला फाइनेंशियल प्रॉफिट कैसे हैं सितंबर में 123 था, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में हुआ -74, अगेन नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें -81, और इस क्वार्टर में फाइनल चीज़ें रिकवर हो गई हैं। इसीलिए हमने जब वहाँ चीज़ें देखी थी Q1 के रिजल्ट जब देखा था, चीज़ें सिर्फ हमें 1-1.5% पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ हमें समझ में आ रही है कि वो रिकवरी हुई है। वो वहाँ से जो नेगेटिव था एटलीस्ट कंपनी ने इस बार नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट नहीं किए हैं। एक चीज़ तो यही रहेगी। अगर हम बात करें उसके बाद नेट प्रॉफिट के ऊपर, ये था सितंबर में 322 के आसपास, नेक्स्ट क्वार्टर में हुआ 479, उसके बाद 2 क्वार्टर में हमें डिप दिखाई पड़ा। इस क्वार्टर में कुछ रिकवरी हमें वहाँ पर दिखाई पड़े, और इसके बाद जो इसके EPS के ऊपर फोकस करें, पिछले साल 10 था, अभी हो चुका है 6149, यानी वहाँ से कुछ डिप तो हमें दिखाई पड़ रही है। इसके बाद बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसके NPS। ग्रॉस NPS आपके सामने 1.54 था पिछले साल सितंबर में, और इस बार बात करें 4.31। किसी भी बैंक की बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, किसी भी बात करें, NPS बढ़ना कहीं भी अच्छी बात हमारे लिए बिल्कुल नहीं होता है। जबकि बैंक जितना कम कर सके वही हमारे लिए अच्छी बात हो जाती। फिर चाहे इन्वेस्टर की बात करें या एज एन इन्वेस्टर हम कंपनी को देखें या जनरली किसी भी बैंक को देखने की कोशिश करें। इसके बाद नेट NPA की बात करें 0.45 था पिछले क्वार्टर में, वहाँ से ये काफ़ी बढ़ चुका है 2.26 के आसपास। ये हमारे लिए थोड़ी सी इस बैंक में खतरे की घंटी दिखाई पड़ रही है। बाकी बैंक का ROE कैसा है आपके सामने, 5 साल में 22+ था, अभी भी हमें 1 साल में जो डिप दिखाई पड़ रही थी 3 साल में 18 के आसपास आ गया था, वहाँ से वापस उसी लेवल के आसपास आ चुका है प्रीवियस जो इसका 5 साल के आसपास था 22+। तो अगेन यहाँ पे तो अच्छी बात है हमारे लिए। अगर हम बात करें ROA के ऊपर, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर, तो यहाँ पर आप कह सकते हो 5 साल में 3+ था, इस बार की अगर बात करें 2+ अभी भी दिखाई पड़ रहा है। एटलीस्ट ये 1+ तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पर तो ये ठीक ही है। और उसके बाद हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है NPA हमने वहाँ भी देखा किस तरह से बढ़ रहे हैं। जो 5 साल के पहले बात करें 1.36 के आसपास था, तब भी ज़्यादा था, तब भी कम नहीं था, लेकिन उसके बाद अभी हो चुका है 2+ हो चुका है। इसलिए देखने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम में किस तरह से ये बैंक अपने NPS को कंट्रोल में रखता है और किस तरह से इसे कम करता है, क्योंकि जितना कम होगा उतना ही अच्छी बात होगी। इसके बाद बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। FIs के पास है 31+, यानी आप यहाँ देख पाएंगे जो स्मार्ट मनी है उनके पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग इस कंपनी में उनकी बनी हुई है। बाकी बात करें DIs की 21+, यानी 31+, अगर 21 कर दें तो अच्छी होल्डिंग स्मार्ट मनी के पास है। उसके बाद जो रह जाता है प्रमोटर के पास 28+ FI, और उसके बाद बात करें पब्लिक का 18+, यानी पब्लिक का भी इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है। करंट डेटा को प्रीवियस डेटा के साथ कंपेयर करें तो बाकी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि प्रमोटर के पास सितंबर में था 29+, अभी है 28.41, कुछ उन्होंने कम किया यहाँ जून क्वार्टर में के आसपास, ऑल्दो उन्होंने कम करना शुरू हो गए थे दिसंबर से। FIs की बात करें 30 के आसपास था सितंबर में, और अभी है 31+, बीच में 32+ भी गए थे, वहाँ से कुछ कम किया, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग उनकी इस कंपनी में बनी हुई है। DIs की बात करें 15 से ये हो चुका है 21, किसने खरीदा है आपके सामने है।
और किसने बेचा है? पब्लिक ने बेचा है। 24 था और उसके बाद अभी है 18 के आसपास, यानी पब्लिक से माल बिचवाया गया और धीरे धीरे करके डीआईएस खरीदते गए। डेटा हमें सब कुछ बता रहा है। तो जैसे हमने देखा कि स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों बना हुआ है इस कंपनी के ऊपर। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, 4 म्यूचुअल फंड आपके सामने हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ एज ऑफ नाउ, करंट डेट की अगर बात करें। पहला जो फंड है मोतीलाल ओसवाल का डायनेमिक फंड। उसके बाद दूसरा है कोटक फोकस इक्विटी फंड। थर्ड है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड एंड फोर्थ है सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना किया हुआ है वो भी आप सामने देख सकते हैं। साथ ही में जब आप अपनी रिसर्च करेंगे आपको कुछ और फंड के नाम भी दिखाई पड़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लेजिंग के ऊपर। तो एज ऑफ नाउ किसी भी क्वार्टर में ना थी ना है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। ये हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। अगर हम जो डेटा फ्लैक्चुएट हुआ है प्रमोटर की तरफ से, जून में था 29+, अभी है 28+, तो कुछ ऊपर नीचे बीच बीच में हुआ है, लेकिन एज ऑफ नाउ भी आप ये कह सकते हो जितनी भी इसकी होल्डिंग है स्मार्ट मनी के पास ज़्यादा है। इन सब के बाद जो मार्केट में जानकार हैं या फिर एनालिस्ट हैं उनकी सुने तो 62% एज ऑफ नाउ इस शेयर के ऊपर बुलिश है या फिर बाई की रेटिंग दे रहे हैं, और होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 24+, सेल की रेटिंग दे रहे हैं ओनली 14% के आसपास। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन को लॉक करना है। हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं कंप्लीटली एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो कैसे दिए हैं इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न, आप यहाँ देख सकते हो। 17 से लेकर अभी तक का डेटा आपके सामने, रिटर्न की प्रोफाइल है आपके सामने। इस शेयर का जो मैक्सिमम लो है 366 के आसपास और जो मैक्सिमम हाई है 1389। रिटर्न आपके सामने, बीच में एक बहुत बड़ा फॉल भी हमें दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे चीज़ें हमें रिकवर होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। लॉन्ग रन के रिटर्न हमने देख लिए। अगर हम शॉर्ट रन में इसको समझने की कोशिश करें, 3 साल में ऑलमोस्ट 60% के रिटर्न, वहीं 2 साल के 74%, 1 साल की बात करें 66, और हमें कहीं अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कहीं ओपन हो रही है तो 1 मंथ में दिखाई पड़ रही है। 1 वीक की बात करें -13% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, वो भी इसी 2 या 3 दिन पहले हुए, ये हम और आप जानते हैं। इसीलिए शेयर हमारे प्राइम फोकस पर होना चाहिए कि यहाँ से इसमें आगे करना क्या है। तो इसलिए 1 वीक और 1 मंथ में हमें डाउन दिखाई पड़ रहा है। ऐसे रिटर्न देने के बाद अगर इसके वैल्यूएशन के ऊपर हम नज़र डालें, इंडस्ट्री पी चली 30 के आसपास, ये हमें उसी के आसपास मिल रहा है, 31 के आसपास। बैंक अच्छा है, शेयर अच्छा है, हम जानते हैं। आज के दिन जो डिलीवरी हुई है काफ़ी पुअर हुई है, 10 के आसपास हुई है, ज़्यादा नहीं है। एटलीस्ट 25+ हो, उसे मैं अच्छा मानता हूँ। वहीं बात करें डिविडेंड यील्ड, इस कंपनी की 0 है आपके सामने, यानी कंपनी डिविडेंड उतना अच्छा देती नहीं है या फिर देती ही नहीं है। बात करें ईपीएस 37 के आसपास है, इसे आप अच्छा कह सकते हैं। इन सब के बाद इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट शुरू हो रहा है वीकली से समझेंगे तभी चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। चार्ट को हम समझना शुरू करें। अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, प्लस प्राइवेट चैनल का जोड़ने का भी प्रोसेस मिल जाएगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, एयू बैंक का 1 वीक का चार्ट ओपन है एंड इसमें चार्ट में एक खूबसूरत पैटर्न बनाता हुआ शेयर हमेशा ऊपर चलता है। जब भी इसमें बड़ी गिरावट आती है, येलो लाइन का साथ कभी नहीं छोड़ता है। 1, 2, 3 एंड ये 4, ये है रिसेंट की जो इस वीक में हमें गिरावट दिखाई दी है। तो मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, मैक्सिमम जब ये गिरता है येलो लाइन के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इतना समझ आ गया मोटा मोटा। और कल क्या हुआ, जहाँ ये आया ऑलमोस्ट वहीं आया था और वहीं से बाउंस बैक शुरू हो चुका है। नीचे से हमें एक शेडो दिखाई पड़ रही है, यानी कि जहाँ से बाइंग इंटरेस्ट हमें बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीकली से तो हमें ये समझ में आ रहा है, इसने तो रिसेंट का हाई लगाया था ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास, पहली बार भी यहाँ गया, सेकेंड टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश किया और उसके बाद न्यूज़ आई, न्यूज़ के बेसिस पे एक इम्पैक्ट हमें दिखाई पड़ा है। ये तो रहा इसका वीकली का। एंड इसको समझने की कोशिश करते हैं वन डे पे एग्जैक्टली लेवल की बात करें। जैसे ये शेयर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी, ये ऑलमोस्ट इसने टच किया था अपने 200 डे के ईएमए के आसपास, और वो जो प्राइस निकल के आ रहा है 1055 के आसपास। आप इस लेवल को देख पाएंगे, बिल्कुल वहीं से बाउंस बैक किया है, उससे नीचे ही नहीं है, यानी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ से बाउंस है और उसी के रिस्पेक्ट किया इसने। जैसे वहाँ पहुँचा, वहाँ से आपको दिखा यहाँ पे एक बाइंग शुरू हो चुकी है यहाँ तक। उसके अगले दिन थोड़ी सी यहाँ पे कुछ एक अच्छे लेवल तक आया, यानी यहाँ से आप यहाँ देखिए ऑलमोस्ट 1200 का इसने टच किया था, वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई एंड अगेन आज की जो कैंडल बनी है और कल की जो बनी थी वो डोजी ही बनी है। इसलिए अगर हम बात करें, देखिए जिनके पास पहले था
और अभी नहीं निकाला है, सडन न्यूज़ है, सडन के बेसिस पे कुछ ऐसा हुआ, ये तो अलग बात है। लेकिन इस लेवल के आसपास बेचने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि जो डैमेज होना था वो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में। इसलिए इन लेवल के आसपास तो अगर कुछ करना ही है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। कुछ टाइम पहले हम इसको 1300 के आसपास, 1350 के आसपास बाइंग के लिए रेडी थे। अभी जब ये शेयर हमें बड़े ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, इस वक्त हम थोड़ा सा इसमें डर रहे हैं। इसमें यहाँ से रिस्क एंड रिवॉर्ड की अगर बात करें, काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है। अगर किसी भी गिरावट में यहाँ से कोई भी डिप हमें मिलती है, अभी है ये 1167 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। किसी भी डिप में अगर हमें वापस से 1100 के आसपास मिल जाता है या फिर उसके बिले, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग हो जाती है। अदरवाइज बेस्ट बाइंग लेवल पे तो 2 दिन पहले आया था, अब शायद वहाँ आए या ना आए वो कह नहीं सकते। लेकिन जिस लेवल के आसपास अभी भी है, क्या ये ख़राब है? बिल्कुल नहीं। कल परसों हम इसको, एक वीक पहले हम इसको 1300 प्लस खरीदने को तैयार थे, अभी ये हमें 1200 बिलो मिल रहा है। तो क्या बताइए, क्या बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है। इसलिए ये शेयर यहाँ पे हमारे फोकस पे होना चाहिए। अब फ्रेश बाइंग के लिए समझ में आ गया। एवरेजिंग के लिए जिनके पास पहले से, अगर यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, डेफिनेटली छोटी छोटी क्वांटिटीज में यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे शेयर ऊपर की तरफ जाता है, जिस तरह से इसमें प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पे हम धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्वांटिटी करके ऐड ऑन शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बता ही दिया, अगर किसी भी गिरावट में 1100 या फिर उससे बिलो मिल जाता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग, इसकी बाइंग रेंज के आसपास आ जाएगा। आने वाले टाइम में अगर हम बात करें, ये तो एक न्यूज़ है, न्यूज़ के बेसिस पर हमने देखा है कभी शेयर 13% नीचे गिरता है तो कभी 15% ऊपर भी तो जाता है। फिर चाहे किसी भी शेयर की हम बात करें, इसलिए शॉर्ट रन में मार्केट की बात करें या फिर किसी शेयर की बात करें, वो न्यूज़ बेस पे डेफिनेटली एक्ट करेगा, उस पर अपना रिएक्शन देगा। लेकिन एक्चुअल जो गेन होगा, हम और आप जानते हैं, वो अपने फंडामेंटल के बेसिस पर ही जाएगा। और इसके फंडामेंटल ख़राब नहीं है, एक बेहतरीन क्वालिटी का शेयर यहाँ से अभी भी है। एनपीएस के ऊपर देखने वाली बात है कि आगे कैसे काम होगा, लेकिन अभी भी एक बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है। इसलिए ये आने वाले टाइम में इस लेवल को तो ब्रेक करेगा, इससे भी ऊपर हमें जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए ये प्राइम फोकस पे हमारे होना चाहिए। बात करें इसके 15 मिनट में क्या एक्शन रह रहा, अगर हम बात करें कल की, ये हमें दिखाई पड़ रहा था कल जिसने लो लगाया था और वहाँ से धीरे धीरे कल पूरा कंसोलिडेट किया, आज पूरा कंसोलिडेट किया। यहाँ से हो सकता है धीरे धीरे आपको जैसे 1200 के ऊपर निकलेगा, आपको अच्छा अपमूव इसमें आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अदरवाइज आप जानते हैं करंट प्राइस इज गुड। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा चैनल पे, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए, क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे कई सारी चीज़ें उसमें शेयर होते रहते हैं मेंबर्स के साथ। अदरवाइज आप प्राइवेट चैनल भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।